हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कारक, हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कारक की परिभाषा क्या है, तो परिभाषा हम देख लेते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले जो चिन्ह हैं अथवा कहिए परसर्ग ही कारक कहलाते हैं। ठीक है, इसकी अगर दूसरे तरीके से परिभाषा याद करनी है तो वो है संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे या उस रूप को हम कारक कहते हैं। अब देखिए उदाहरण से समझेंगे हम कि जैसे श्री राम ने रावण को बाण से मारा। अब एक पूरे सेंटेंस में एक दूसरे को जोड़ने के लिए ये जो है ने को से ये क्या है, परसर्ग हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं कि हिंदी में कारक कितने होते हैं या कारक के भेद कितने होते हैं। तो हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं जो कि निम्न प्रकार से हैं। जैसे पहला कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और लास्ट 8वां जो है वो है संबोधन कारक। अब देखिए इनके जो परसर्ग हैं, जैसे कर्ता कारक तो क्या है, ने, ये जो है कारक चिन्ह है। कर्म का कर्म को, करण से, इस प्रकार से इसे याद करिए। देखिए कर्ता ने, कर्म को, करण से भी और के द्वारा दोनों का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के अनुरूप इनका से भी आता है कहीं पर और के द्वारा भी आता है। संप्रदान के लिए या फिर को भी आता है इसमें। ठीक है, संप्रदान के लिए या को। अपादान कारक से, अब देखिए यहाँ पर भी से है और यहाँ पर भी से है। करण कारक में भी से है और अपादान कारक में भी से है। समझिए, तो अपादान कारक में से माने अलग होने के लिए, जैसे कि वृक्ष से पत्ते गिर गए, माने पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो उस जगह पर अपादान कारक आएगा। वाक्य में पूछ लिया जाए कि इसमें अपादान कारक में से है तो कि कौन सा है, अपादान कारक है या करण कारक है। यदि अलग होने की प्रक्रिया समझ में आ रही है तो उस जगह पे अपादान कारक होगा। ठीक है, अब आता है संबंध कारक। संबंध कारक का, की, के या फिर ना, नो, ने या फिर रा, रे, री। ठीक है, इसमें का, की, के कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा शब्दों के साथ। ठीक है, संज्ञा शब्दों के साथ का, की, के। ठीक, और सर्वनाम के साथ किन का प्रयोग होता है, रा, रे, री। ठीक है, आगे चलते हैं। अधिकरण कारक में और पर। संबोधन कारक में अरे, हे, अजी, अहो इत्यादि आदि। ठीक है, अब हम विस्तार से समझेंगे इनको सभी को। तो चलिए पहले शुरू करते हैं कर्ता कारक। ठीक है, इसकी परिभाषा कि जो वाक्य में कार्य को करता है, देखिए जो वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। जैसे राम वृक्ष से फल तोड़ रहा है तो राम कौन है, कर्ता, जो किसी काम को कर रहा है। तो जो वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिसमें कार्य को करने का पता चलता है। ठीक है, आगे इसका जो चिन्ह है, परसर्ग है, तो वो कर्ता कारक का क्या है, ने, जैसे कि अभी मैंने ऊपर आपको समझाया था। ठीक है, अब कुछ उदाहरण से देख लेते हैं हम कि रामू ने अपने बच्चे को पीटा। रामू ने अपने बच्चे को पीटा। अब रामू क्या है, कर्ता है। ने, कर्ता के साथ कौन सा कारक चिन्ह आएगा, ने। ठीक है, तो ये तो हुआ चिन्ह के सहित। ठीक है, और पीटा ये कौन से काल में हो गया, बीता हुआ, माने भूतकाल का ये वाक्य हो गया। रामू ने अपने बच्चे को पीटा माने वह भूतकाल वाक्य हो गया।
नरेश खाना खाता है। अब देखिए दो प्रकार से होते हैं कारक चिन्ह भी, कि एक तो चिन्ह रहित होता है और एक चिन्ह सहित होता है। तो ये जो पहला वाक्य है कि रामू ने अपने बच्चे को पीटा, ये तो चिन्ह सहित हुआ, इसमें ने चिन्ह लगा हुआ है, कारक चिन्ह। ठीक है, ये वाक्य ऐसा है। अब नरेश खाना खाता है, ये है चिन्ह रहित। अब इसमें क्या हो गया, देखो नरेश ने खाना खा लिया है या नरेश खाना खाता है, तो इसमें ये जो क्रिया होगी वो वर्तमान या भविष्यकाल। ठीक है, इस प्रकार से आगे चलते हैं हम नेक्स्ट कारक। अब देखिए दूसरा कारक चिन्ह है कर्म कारक। ठीक है, इसकी परिभाषा देख लेंगे कि वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में क्रिया का प्रभाव पड़ता है। दोबारा से समझेंगे कि वह वस्तु हो या व्यक्ति हो जिस पर वाक्य में क्रिया का प्रभाव पड़ता है, वह कर्म कारक कहलाता है। ठीक है, इसका कारक चिन्ह क्या है, को है। उदाहरण से समझेंगे, जैसे कि गोपाल ने राधा को बुलाया। ठीक है, गोपाल ने राधा को बुलाया। अभी जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि वह वस्तु या व्यक्ति, व्यक्ति माने ये गोपाल हो गया। ठीक है, कि वह व्यक्ति या वस्तु जिस पर वाक्य में क्रिया का प्रभाव होता है। अब क्रिया का प्रभाव किस पे हो रहा है, गोपाल ने ही तो बुलाया राधा को, कि गोपाल ने राधा को बुलाया। ठीक है, गोपाल पर इसका प्रभाव पड़ रहा है पूरा। दूसरा देख लेते हैं, मेरे दोस्त ने कुत्तों को भगाया। ठीक है, मेरे दोस्त ने कुत्तों को भगाया, तो किस पर प्रभाव पड़ रहा है, दोस्तों पर। अध्यापक छात्रों को पीटता है। ठीक है, ये 3 उदाहरण थे। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि करण कारक। इसकी परिभाषा देख लेंगे कि वह साधन जिससे क्रिया होती है, वह साधन जिससे क्रिया होती है वह करण कहलाता है, करण कारक कहलाते हैं। यानी कि जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है वह करण कारक कहलाता है, जिसकी सहायता से। ठीक है, इसके जो कारक चिन्ह है वो से हैं और के द्वारा हैं। ठीक है, दोनों। अब उदाहरण से समझेंगे इनको, कि राम ने बाली को बाण से मारा। अब देखिए जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि वह साधन जिससे क्रिया होती है वह करण कारक कहलाते हैं, यानी कि जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है। तो राम ने बाली को बाण से मारा, यहाँ पे समझ में आया। दूसरा है उदाहरण, सुनील ने अपनी पत्नी के द्वारा खाना बनवाया। अब देखिए यहाँ पे दोनों कारक चिन्हों का प्रयोग हो रहा है, तो ये वाक्य कैसे किस प्रकार के कारक चिन्ह हैं इनमें, करण कारक। अलग अलग वाक्यों के अनुरूप अलग अलग कारक चिन्ह। ठीक, सुनील ने अपनी पत्नी के द्वारा खाना बनवाया। अभय तीसरा है वाक्य कि अभय ने सारा काम बच्चों से करवाया। ठीक है, चौथा है पत्र को कलम से लिखा गया, पत्र को कलम से लिखा गया। ठीक, आगे चलते हैं हम कि संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में का थोड़ा सा देख लेते हैं हम पहले, कि संप्रदान का अर्थ क्या होता है, देना। क्या होता है, देना। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। ठीक है, या तो किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए, उस जगह पर कैसा होता है, संप्रदान कारक, और जिसका चिन्ह होता है के लिए या को। तो आगे चलते हैं, हम पढ़ेंगे कुछ उदाहरणों से समझेंगे कि नरेश मीना के लिए फल लाया। जैसे कि ऊपर परिभाषा में मैंने बताया कि कि किसी के लिए कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ काम को किया जाए। तो नरेश मीना के लिए फल लाया। ठीक, समझाया। दूसरा, विकास तुषार को किताबें देता है। ये दूसरे के लिए किए जा रहे काम। भूखे के लिए
अब देखिए यहाँ पे के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर भूखे के लिए रोटी लाओ, विकास ने तुषार को गाड़ी दी, या विकास ने तुषार को चलाने के लिए गाड़ी दी। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को संप्रदान कारक? उदाहरण सहित ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब आगे चलते हैं। देखिए अब अपादान कारक। अब अपादान कारक की परिभाषा देख लेते हैं कि जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था आपको, तब वहाँ अपादान कारक होता है। ठीक है, दोबारा से समझेंगे। जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है, तब वहाँ पर कौन सा कारक होता है? अपादान कारक, जिसका चिन्ह क्या है? से। अब देखिए, जैसे कि किस जगह पर इनका प्रयोग किया जाता है? दूर होने पर, डरने से, रक्षा करने, विद्या सीखने, तुलना का जहाँ पर भाव होगा उस जगह पर ये अपादान कारक का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि अब देखिए, मैं अल्मोड़ा से आया हूँ, माने अल्मोड़ा को वो छोड़ कर आया है, अल्मोड़ा को वो छोड़ कर आया है, अलग होकर आया है। ठीक है, मैं अल्मोड़ा से आया हूँ। दूसरा देखेंगे हम कि पेड़ से आम नीचे गिर गया, माने पेड़ से अलग हो गया, तो उस जगह पर अपादान कारक आया। नेक्स्ट देखेंगे, उसके हाथ से घड़ी गिर गई, माने अलग होना, किसी चीज़ का अलग हो जाना ही वहाँ पर अपादान कारक आएगा। नेक्स्ट है, जैसे एक और उदाहरण है कि मुझे भालू से डर लगता है। अब देखिए, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, डरने पर, दूर होने पर, रक्षा करने, विद्या सीखने, तुलना का जहाँ पर भाव होगा वहाँ सब जगह कौन सा कारक आएगा? अपादान कारक। अब देखिए यहाँ पर मुझे भालू से डर लगता है, अब डर लग रहा है, से डर लगता है, तो कौन सा अपादान कारक है? रहेगा यहाँ पर। ठीक, आसमान से बिजली गिरती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर अपादान कारक कंप्लीट हुआ। आसमान से बिजली गिरती है, कुछ उदाहरण हैं जिनके समझने से ही हमें पूरे तरीके से ये कारक भी समझ में आएंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना संबंध कारक। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का, अब चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो, उनके बीच संबंध का बोध कराता है, वहाँ पर संबंध कारक होता है। ठीक है, इनके चिन्ह क्या थे जो मैं पीछे बता चुकी हूँ आपको? का, की, के, रा, री, रे, ना, ने, नो, इस प्रकार से। तो का, की, के का प्रयोग संज्ञा शब्दों के साथ होगा और रा, री, रे का प्रयोग होता है सर्वनाम शब्दों के साथ। उदाहरण से समझेंगे हम इन्हें, कि जैसे यह साहिल का स्कूटर है। अब देखिए, यहाँ पर यह नहीं आएगा, यहाँ पे संज्ञा शब्दों के साथ, जैसे कि साहिल संज्ञा शब्द है, तो साहिल का स्कूटर है, तो यहाँ पे कौन सा कारक चिन्ह आएगा? संबंध कारक है। ठीक है, दूसरा है राजा दशरथ के 4 बेटे थे। ठीक है, नेक्स्ट है लड़के का सिर दुख रहा है। अब देखिए, रहा है, सेना के जवान आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में पहले तो अर्थ समझ लेंगे कि क्या है? आधार या आश्रय। अधिकरण का अर्थ होता है आधार या आश्रय। तो परिभाषा इस प्रकार से रहेगी कि संज्ञा के जिस रूप की वजह से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। दोबारा से समझेंगे इसे, कि संज्ञा के जिस रूप की वजह से क्रिया के आधार का बोध हो उसे
अधिकरण कारक कहते हैं। इसमें देखिए भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। ठीक है, समझ में आया इतना? कहीं कहीं पर इसमें क्या है, देखिए विभक्ति या कारक चिन्हों का लोप भी होता है। ठीक है, उनकी जगह किनारे, आसरे, दोनों, यहाँ वहाँ आदि शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं। देखिए अधिकरण चिन्ह में, अधिकरण कारक में क्या चिन्ह होते हैं? कारक चिन्ह में में और पर। उदाहरण से समझेंगे कि हरी घर में है। अब देखिए हरी कोई व्यक्ति है, वो क्या है? घर में है। अब नेक्स्ट है दूसरा उदाहरण, कमरे के अंदर क्या है। अब जैसे कि मैंने बताया कि अंदर, भीतर, बाहर ऐसे शब्द जहाँ पर आते हैं वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। कुर्सी आंगन के बीच बिछा दो। रमा ने पुस्तक मेज पर रखी है। ये अधिकरण कारक चिन्ह के कुछ उदाहरण हैं। वह सुबह गंगा किनारे जाता है। इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। देखिए यहाँ पर, बीच, अंदर, इस प्रकार से। ठीक है, अगला जो अपना कारक चिन्ह है वो है संबोधन कारक। इसकी परिभाषा देखेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी पहचान देखिए इस प्रकार से चिन्ह होता है। ये होता है संबोधन का। इसमें चिन्हों में क्या होता है? कारक चिन्हों में हे, अरे, अजी आदि ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। इसकी विभक्ति नहीं होती है। जैसे कि उदाहरण से समझेंगे हम कि हे ईश्वर रक्षा करो। यहाँ पर देखिए ये जो चिन्ह लगा ये संबोधन कारक है। हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर रक्षा करो। अरे बच्चों शोर मत करो। बच्चों से हम कह रहे हैं कि अरे बच्चों शोर मत करो। जैसे कि हे, अरे, हे इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर संबोधन कारक है। ठीक है, अजी तुम उसे क्या मारोगे। ऐसे ये जो शब्द हैं ये संबोधन कारक चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप देख लीजिए, इन्हें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि काल जो होते हैं, जैसे सामान्य भूतकाल होता है, उसमें किसी चीज़ को जैसे पढ़ी कि मैंने पुस्तक पढ़ी। आसन भूतकाल में मैंने पुस्तक पढ़ी है, ये वाक्य बन जाएगा। पूर्ण भूतकाल में क्या होता है? पता नहीं पढ़ी है या नहीं, ये पूर्ण भूतकाल है। मैंने पुस्तक पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, ये काल से संबंधित है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में काल भी पढ़ा दूँगी। संदिग्ध भूतकाल में मैंने पुस्तक पढ़ी होगी, जिसमें संदेह रहता है, पता नहीं पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। हेतु मध्भूत में क्या होता है? पढ़ी होती है तो उत्तर ठीक होता। मैंने पुस्तक पढ़ी होती तो उत्तर ठीक होता। इस प्रकार से ये थोड़े से मोस्ट इम्पोर्टेंट कोई फैक्ट थे। ठीक है, यहाँ पर हमारा कारक चिन्ह जो है वो पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल यदि मेरा अभी तक आपने सब्सक्राइबर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वह भी दे सकते हैं। और अपने जैसे कई और जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी आप मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। नमस्कार बच्चों।